हैं देश भर में हुए राज्यसभा चुनाव के घमासान की, जो कि संपन्न हो चुका है। सभी 16 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी को 8, कांग्रेस को 5 और शिवसेना एनसीपी को एक सीट हासिल हुई है, जबकि हरियाणा में भाजपा समर्थित एक निर्दलीय प्रत्याशी कामयाब रहे हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा विजयी रही है। महाराष्ट्र में 6 सीटों में से भाजपा ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी को एक सीट मिली है। हरियाणा में 2 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और निर्दलीय को एक सीट, तो वहीं कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। लंबे समय से राज्यसभा चुनावों के घमासान से जुड़ी हुई खबरें भी आपके साथ साझा कर रहे थे और अब वो घमासान संपन्न हो गया है। दलों की जद्दोजहद को एक विराम लग चुका है। सभी 16 सीटों के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की बात कर लेते हैं। 8 सीटें बीजेपी को मिली है चुनावों में। कांग्रेस को 5 सीटों पर विजय हासिल हुई है। शिवसेना एनसीपी को एक सीट मिली है, जबकि हरियाणा में भाजपा समर्थित एक निर्दलीय प्रत्याशी कामयाब रहे हैं। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात यहां पर कांग्रेस की करारी हार की भी करनी होगी। कांग्रेस को यहां पर एक चौंकाने वाली शिकस्त देखने को मिली, जब अजय माकन यहां पर जो कि जीतते हुए नजर आ रहे थे, वो अंततः जब रिजल्ट सभी के सामने आया तो हार गए। राजस्थान की बात कर लेते हैं। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी से कहें वो यहां पर नजर आई। 3 सीटों पर दावे किए जा रहे थे। 126 संख्या बल की बात शुरू से ही कही जा रही थी और 126 संख्या बल रहा भी। 1 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम तिवारी विजयी रहे। महाराष्ट्र में 6 सीटों में से भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी को एक सीट इन चुनावों में हासिल हुई। हरियाणा में 2 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और निर्दलीय को एक सीट और कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। और इन सभी रिजल्ट्स के सामने आने के बाद अब राज्यसभा चुनाव का घमासान खत्म हो चुका है। अब ये सभी प्रत्याशी अपर हाउस में जाकर अपने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मैनेजमेंट गुरु गहलोत का कोई तोड़ नहीं। कांग्रेस की राजनीति में मजबूत बनकर एक बार फिर से अशोक गहलोत का नाम उभरा है। प्रदेश की राजनीति में फिर से गहलोत की जादूगिरी नजर आई। सियासी संकट के समय जो विधायक उनके साथ थे, वे सभी विधायक गहलोत के साथ आज भी नजर आए हैं। पूरे 126 वोट का दावा था गहलोत का, जो कि सच साबित हुआ है। प्रदेश की राजनीति में गहलोत ने एक बड़ा संदेश दिया है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बार बार चलने वाली अफवाहों को विराम उनकी इस जीत के बाद, एक बड़ी जीत के बाद में लग चुका है। तो वहीं दिल्ली दरबार में भी गहलोत ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। बाहरी होने के बावजूद तीनों प्रत्याशियों को जिताकर आलाकमान का भरोसा जहां पर जीता है, आज हर कोई चर्चा उनके राजनीतिक करिश्मे की कर रहा है। और अगर सियासी जादूगर उन्हें कहा जाता है तो देयर इज अ रीजन, एक रीजन उसके पीछे है कि यहाँ पर सियासी जादूगरी के एक तरीके से खिलाड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो शुरुआत में चुनावों के नामांकन की घोषणा के साथ ही पार्टी बिखरी सी नजर आ रही थी। वो किस तरह से महज 3 से 4 दिन के अंदर एक सूत्र में बन गई और एक सूत्र में बनकर के 126 विधायक जब एक साथ पहुंचे, कहीं ना कहीं इसे एक शक्ति प्रदर्शन भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कहेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की बातें लगातार सामने आती थी, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के वादों पर भी, उन तमाम सवालों पर भी अब एक विराम लगा है। अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कद तो बढ़ा ही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी है, 3 सीटों पर बात की जा रही थी जीत की शुरुआत से ही, और 2 दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का खेमा साइलेंट भी हो गया था। कहीं ना कहीं आभास उन्हें हो गया था कि इस किले को ध्वस्त करना, इस किलेबंदी को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं वो सच भी साबित हुआ। आज हर कोई चर्चा उनके राजनीतिक करिश्मे की कर रहा है, जो कि मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर से करके दिखाया। तो धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा के क्रॉस वोटिंग के मायने समझ लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर उन्होंने भाजपा का खेल बिगाड़ा। अब पार्टी से सस्पेंड के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शोभा रानी किस और रुख करेंगी, क्या बसपा की तरफ जाएंगी या कांग्रेस में जाएंगे भविष्य में शोभा रानी कुशवाहा। ये सवाल कल उनके जब क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद में सामने भी आए थे। शोभा रानी के इरादे भी इसी और इशारा कर रहे हैं। और बहरहाल
कल उन्होंने अपना इरादा भी जाहिर कर दिया था। क्रॉस वोट कर भाजपा नेतृत्व को उन्होंने खुली चुनौती दी। विधायकों की बाड़ेबंदी में भी नहीं पहुंची थी और जब पहुंची उन्हें रूम शेयर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपना रूम भी अलग से रखने की प्रेफरेंस बताई। लगातार फोन पर बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं जब उनसे क्रॉस वोटिंग को लेकर अब पार्टी ने जवाब मांगा है, हालांकि सस्पेंड उन्हें प्रथम दृष्टया कर दिया गया है पूरा मामला सामने आने के बाद, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया है, लेकिन वो भी खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता शोभा रानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये अब हम कह सकते हैं। अब कयास ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन अब छोड़ दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के से निकलने के बाद में क्या बसपा की ओर रुख करेंगी या फिर कांग्रेस का दामन शोभा रानी कुशवाहा थामेंगी। तो राजस्थान राज्यसभा चुनाव का घमासान और सबसे अनुभवी विधायक परसराम मोरदिया का वोट खारिज हो गया। कई राज्यसभा चुनावों में वोट देने का अनुभव मोरदिया को था, लेकिन बावजूद इसके वोट खारिज होना कांग्रेस में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या रीजन रही, चूंकि पहले भी कई बार वोट उन्होंने कास्ट किया है, राज्यसभा चुनावों में सीनियर है और इसके बावजूद उनका वोट खारिज हुआ है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में भी मोरदिया शामिल नहीं हुए थे और वोटिंग से पहली रात को, वोटिंग से जस्ट पहले जब रात थी उससे पहले भी जब मॉक पोलिंग विधायकों के लिए हो रही थी वोट डालने को लेकर, उस समय भी नहीं पहुंचे थे। मुकुल वासनिक के लिए निर्धारित परसराम मोरदिया का वोट हुआ था वरीयता के आधार पर, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बीमार थे या फिर सीनियर जिस कैटेगरी में कहे जा रहे हैं, दूसरी ओर जो लोग बीमार थे, जो विधायक बीमार थे, वो भी विधानसभा में आकर सही तरीके से वोट दे गए, तो फिर एक सीनियर यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो माफ की जगह सीनियर जो थे उनके वोट को काउंट नहीं किया गया और उनका वोट भी खारिज कर दिया गया। क्या रीजन रही, ये भी कांग्रेस में चर्चा का विषय है, लेकिन कांग्रेस की बाड़ेबंदी से ही कांग्रेस से कटे हुए थे मोरदिया। वोटिंग से पहली रात को होटल में मॉक पोलिंग के समय भी नजर नहीं आए। मुकुल वासनिक के लिए आलाकमान की ओर से निर्देशित किया गया था परसराम मोरदिया का वोट, लेकिन दूसरी ओर जब वहां बीमार चल रहे और अस्वस्थ और तमाम सभी कारणों से जितने भी बताए जा रहे थे जो कि बाड़ेबंदी में मौजूद भी नहीं थे उदयपुर, वो भी विधानसभा में आए और अपना सही तरीके से वोट देकर चले गए। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर खबर प्रभारी विवेक बंसल ने बात की और चुनाव परिणाम को लेकर आलाकमान से बात की है। दरअसल चुनाव में उलटफेर हुआ है और इसी को लेकर आलाकमान बेहद नाराज है। अजय माकन की जीत के दावे किए जा रहे थे और एक बारगी की लग ही रहा था कि अजय माकन जीत चुके हैं, लेकिन अंत समय में एंड मोमेंट पर जिस तरह से उलटफेर वहां पर हुआ, कहीं ना कहीं अब आलाकमान इससे नाराज भी है। इसी को लेकर के बाद चुनाव परिणाम को लेकर के प्रभारी विवेक बंसल ने उनसे की है और तमाम बातें यहाँ पर साझा की, चूंकि एक एक वोट की कीमत ऐसे में बहुत ज्यादा हो जाती है और किस तरह से जीतते हुए चुनाव को यहाँ पर हार गया अजय माकन और कांग्रेस के पास में उनके खाते में जो सीट है वो नहीं आ पाई। कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का खेल बिगड़ा और कांग्रेस को जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनने की कसर कुलदीप ने निकाली और क्रॉस वोटिंग उन्होंने की। अब आलाकमान जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर कांग्रेस कर सकती है और प्राथमिक सदस्यता भी कुलदीप बिश्नोई की रद्द की जा सकती है। जानकारी यही सामने आ रही है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाने की कसर कुलदीप बिश्नोई के मन में अभी भी थी और उसी कसर को निकालने का ये मौका उन्होंने ढूंढा। क्रॉस वोटिंग की और जीतता हुआ चुनाव कांग्रेस कहीं ना कहीं, ये जीतती हुई सीट कांग्रेस कहीं ना कहीं हार गई। अजय माकन क्रॉस वोटिंग की वजह से जीती हुई बाजी हार गए, लेकिन अब आलाकमान जल्द ही कार्रवाई भी उन पर कर सकता है। अब जानकारी ये भी है कि या तो पार्टी से बाहर का रास्ता कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को दिखा सकती है, प्राथमिक सदस्यता भी कुलदीप बिश्नोई की रद्द की जा सकती है। 10 साल के बाद बीजेपी से आगे निकली कांग्रेस। राजस्थान से राज्यसभा में हाथ मजबूत हुआ है। राज्यसभा के 10 में से 6 सांसद अब कांग्रेस के हैं। हालांकि इन 6 में से सिर्फ एक नीरज डांगी ही राजस्थान के हैं, जबकि शेष 5 कांग्रेसी सांसद राजस्थान से बाहर के हैं। आज की जीत से कई नए रिकॉर्ड भी बन गए। प्रमोद तिवारी ने भी एक भी चुनाव आज तक नहीं हारा। विधानसभा में हारने वाले रणदीप और घनश्याम राज्यसभा में राजनीति करेंगे। एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड यहाँ पर इस चुनाव ने बनाए हैं। आपको जानकारी साथ ही दे रहे हैं कि पूरे 10 साल के बाद में ये मौका कांग्रेस के हक में आया है, जब भारतीय जनता पार्टी से आगे कांग्रेस निकली है। राजस्थान में कल के आए नतीजों के बाद अब हाथ मजबूत नजर आ रहा है। अपर हाउस में राज्यसभा में 10 में से 6 सांसद अब कांग्रेस के हो गए हैं। हालांकि इन 6 में से सिर्फ एक नीरज डांगी जो कि राज्यसभा में है, राजस्थान से वो है। इसके अलावा 5 कांग्रेसी सांसद राजस्थान के बाहर से हैं।
रिसेंटली जिन 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और राज्यसभा पहुंचे हैं, वे भी राजस्थान से बाहर के हैं और ये मुद्दा भी उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, जितने आंकड़े, जितना मैजिक नंबर्स बताए जा रहे थे, उन तमाम मैजिक नंबर्स को यहाँ पर बरकरार रखा। ये भी जीत के मायने बढ़ाकर बताए गए, लेकिन आज जीत से कई नए रिकॉर्ड भी बने हैं। प्रमोद तिवारी ने आज तक एक चुनाव भी नहीं हारा और वहीं विधानसभा में हार का सामना रणदीप सुरजेवाला को करना पड़ा था, घनश्याम तिवारी को करना पड़ा था, लेकिन अब राज्यसभा में राजनीति करेंगी ये दोनों। उद्धव पर 20 देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में देर रात तक रोचक घमासान। महाविकास अघाड़ी को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया। शिवसेना के संजय पवार को हराकर बीजेपी के धनंजय महाडिक विजयी हुए। शिवसेना को 2 सीटों पर आराम से जीत का विश्वास तो था, लेकिन एक वोट के रद्द होने से शिवसेना का खेल बिगड़ गया और भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट आ गई। बीजेपी ने 3 सीटें अपनी झोली में डाली, जबकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन को एक सीट पर ही संतुष्ट खुद को करना पड़ा। शिवसेना के संजय पवार भी चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी के धनंजय महाडिक ये चुनाव जीते हैं, तो यहाँ एक बार फिर से एंड मोमेंट पर जो खेल हुआ, उस खेल ने शिवसेना के गणित को बिगाड़ दिया। कॉन्फिडेंट थे अपनी सीट को लेकर के, जीत को लेकर के आश्वस्त भी थे, लेकिन महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में देर रात तक जो रोचक घमासान देखने को मिला, महाविकास अघाड़ी को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया और शिवसेना के संजय पवार को हराया गया। बीजेपी के धनंजय महाडिक के द्वारा वो विजयी रहे। शिवसेना को इसके बाद 2 सीटों पर आराम से जीत का विश्वास था। लगातार मंथन भी 2 सीटों पर, दावे भी 2 सीटों पर कर रही थी शिवसेना, लेकिन एक वोट रद्द हो गया और फिर शिवसेना का खेल कहीं ना कहीं बिगड़ गया। भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट आ गई। बीजेपी ने 3 सीटें अपनी झोली में डाली, जबकि इन चुनावों में, महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनावों में, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को मात्र एक सीट पर संतुष्ट खुद को करना पड़ा। शिवसेना के संजय पवार जहां चुनाव हार गए, तो बीजेपी के धनंजय महाडिक ये चुनाव जीत गए। ईडी ने सोनिया गांधी को एक बार फिर से समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष को समन 23 जून को जांच में शामिल होने को कहा गया है और इससे पहले ईडी ने 8 जून को पेश होने के लिए समन भेजा, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से सोनिया गांधी उस समय पेश नहीं हो पाई थी और इसी को लेकर अब 13 जून को प्रदर्शन भी होगा, कांग्रेस एकजुट होगी, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। 23 जून की तारीख अब तय की गई है। ईडी के द्वारा उन्होंने सोनिया गांधी को फिर से समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष को ये समन भेजा गया है 23 जून को जांच में शामिल होने के लिए। इससे पहले 8 जून को उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने का समन भेजा गया था, लेकिन कोरोना संक्रमित थी, उनकी रिपोर्ट भी उस वक्त नेगेटिव नहीं आई थी। ये उनकी ओर से अपनी बात रखी गई, लेकिन अब 23 जून को दोबारा समन भेजने के बाद देखना ये रोचक रहेगा कि क्या सोनिया गांधी ईडी के समक्ष इस समन के बाद पेश होती है। आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए नीलामी कल से। पहली बार मीडिया राइट्स के लिए ई नीलामी। साल 2023 से 2027 तक के लिए राइट्स 32,890 करोड़ इसकी बेस प्राइस रहेगी। इस बार बोली 60,000 करोड़ के पार जाने की संभावना है, यानी कि प्रति मैच वैल्यू 100 करोड़ के पार ये बोलियां जा सकती है। ऐसा हुआ तो एनएफएल के बाद दुनिया की सबसे महंगी लीग आईपीएल साबित होगी। मीडिया राइट्स के लिए कई दिग्गज कंपनियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। देखना ये होगा कि यहाँ मुकाबला किसके हक में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर ऑक्शन रहेगा। यदि प्रति मैच वैल्यू हम निकाल कर देखें तो 100 करोड़ के आसपास ये प्रति मैच वैल्यू जा सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर जिसे ऑक्शन में वरीयता दी जाती है, एनएफएल के बाद में दुनिया की सबसे महंगी लीग आईपीएल रहेगी। इस बार बोली 60,000 करोड़ के पार जाने की संभावना है, लेकिन अब देखना यह रहेगा कि जब आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए नीलामी कल से होगी, चूंकि पहली बार मीडिया राइट्स के लिए नीलामी हो रही है। 2023 से आगामी 2027 तक के साल के लिए राइट्स के लिए 32,890 करोड़ का बेस प्राइस है और इस बार बोली की शुरुआत 60,000 करोड़ के पार जाने की संभावना इसके बाद में रहेगी, यानी कि प्रति मैच वैल्यू भी 100 करोड़ के पार जा सकती है। ऐसा अगर होता है तो एनएफएल के बाद में, एनएफएल जो कि सबसे महंगी लीग कही जाती है, एनएफएल के बाद में आईपीएल दुनिया की सबसे दूसरी महंगी लीग होगी। मीडिया राइट्स के लिए कई दिग्गज कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला है। कल से ऑक्शन शुरू हो जाएगा और देखना ये होगा कि कंपनियों के बीच में जब मुकाबला होता है, बोलियों पर बोलियां जब लगती है, तो किसकी बोली यहां पर अपने हक में, अपने पाले में इस लीग को डालते हुए नजर आएगी।
चलिए अब राहत की खबर। प्रदेश में आज ओले और बारिश का योग। भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिल पाएगी। जी हां, 11 से 14 जून तक 1 दर्जन जिलों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई है। जयपुर में 12 और 13 जून को बारिश हो सकती है। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने के आसार हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मानसून आगे बढ़ चुका है। अब मौसम विशेषज्ञों ने इस पर उम्मीद भी जाहिर की। मानसून जल्द ही आगे बढ़ने और राजस्थान में तय समय पर एंट्री की उम्मीद है। और लंबे समय से दरकार इस मौसम की, इस बारिश की प्रदेशवासियों को प्रदेश में आज ओले बारिश का योग बन रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी। भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिल पाएगी। 11 जून से 14 जून तक, यानी कि आज से आगामी 14 जून तक 1 दर्जन जिलों में बारिश की संभावना है। जयपुर भी उन जिलों में शुमार है जिसमें बारिश हो सकती है। कल 12 और 13 जून को जयपुर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने के आसार है। वहां फिलहाल राहत मिलते हुए अभी नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मानसून अपने तय समय पर आगे बढ़ रहा है और मौसम विशेषज्ञ, वेदर एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि मानसून जल्द ही आगे बढ़ेगा और अपने तय समय में राजस्थान में एंट्री करेगा।